हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि अब्बासी दौर में तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब्बासी दौर के अंदर लिखी गईं। और फिर अगर इसी तरह आप बात करें कि अब्बासी दौर में जो है वो जितने भी इस्लामी उलूम हैं, जितने भी इस्लामी उलूम हैं, उन तमाम की जो बुनियाद है वो अब्बासी दौर में डाली गई। इसी तरह जो साइंसी उलूम है उनकी बुनियाद भी, लेकिन साइंसी उलूम चूँकि हमारे बराह रास्त हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे। लेकिन आप एक लाइन में लिख देंगे कि जितने भी जो है ना साइंसी उलूम हैं, ठीक है ना जी, उसमें अलकीमिया, अलफिजिया, अतबियात, ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो इल्मुत तिब, इल्मुल जराहा, ठीक है, जो इसका जराहत का इल्म है, इल्मुत तिब जो है, इसी तरीके ये सारे उलूम जो है ये भी अब्बासी दौर में मुदव्वन हुए। ये सारी नसर है। ज़ाहिर है नसर से मुराद ये होता है कि उस ज़माने का जो अदब है, उस ज़माने का जो इल्म है, तो वो नसर है। नसर का यही माना है। तो लिहाजा नसर जो है वो उसमें दो तरह की, एक क्लासिकल नसर है जो कि एक आप कहें कि अदबी इल्म है, और एक एक जो है वो एक लॉजिकल है, इल्मी है। नसर नसर इल्मी है। तो नसर इल्मी में उलूम इस्लामिया और इसी तरीके से जो है वो साइंसी उलूम, और तीसरे नंबर पे अरबी उलूम। अरबी उलूम की जब हम बात करेंगे तो अरबी उलूम में ये जो आपके अरबी के पेपर हैं, जितने जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिसमें इल्मुल सर्फ़ है, इल्मुल नहव है, इसी तरह इल्मुल बलागा है, इल्मुल उरूज़ वल क़वाफ़ी है, इल्मुल नक़्द है, ठीक है, ये सारे उलूम जो आप पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद जो है वो इसी तरीके से जो है वो ये सारे, और फिर इल्मुल माजिम जो लिसानियात के उलूम हैं, जैसे इल्मुल माजिम है, डिक्शनरियों का इल्म, और इसी तरह इल्मुल लुगा है, ज़ुबान का इल्म, जिसमें इल्मुल अस्वात और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये सारे उलूम जो हैं ये अब्बासी दौर के अंदर मुदव्वन हुए हैं। इनके जो मुदव्वनीन हैं वो भी अब्बासी दौर में हुए, और उन्होंने अब्बासी दौर के अंदर ये सारा काम जो है वो मुकम्मल किया। तो नस्र अरबी कदीम मैंने आपको समझा दी कि नस्र अरबी कदीम कैसे कैसे शुरू हुई, कहाँ कहाँ शुरू हुई। अच्छा, ये तो हो गई नसर, ये तो हो गई नसर, यानी वो चीज़ें जो कि नसर में आई हैं। ठीक हो गया। अब आप अगर आप ये अब आप देखें, अब हम ये देखेंगे कि भाई ये जो नसर ली गई, मसलन जो ज़माना जahलियत के जो खुतबे, रसाइल और यानी वसीयतें और इसी तरीके से मवाइज़, हिकमत, ये सारी चीज़ें ली कहाँ से गई? हमें कैसे पता चला कि ये उस ज़माने में होती थी? ये कहाँ पर हैं? अब ये सवाल पैदा होगा ना कि ये चीज़ें हैं कहाँ पर? तो उसके लिए जिन उलमा ने बुक्स लिखी हैं, जिन बुक्स से हम ये चीज़ें उठाते हैं, वो सारी किताबें भी अब्बासी दौर में लिखी गई। अब आप इसको यूं समझ लें कि अब्बासी दौर के अंदर ही वो सारी बुक्स भी लिखी गई। ये जितनी किताबें अभी आपने पढ़ी हैं पिछले 2-3 पेपरों में या 3-4 मेरे लेक्चर्स में, जो मुझे उम्मीद है कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपको याद भी हो गई होंगी, अल बयान व तबयीन, और इसी तरह अल कामिल, इसी तरीके से अदबुल कातिब, इसी तरीके से जो है वो अल अमाली है। तो ये जितनी किताबें हम पढ़ रहे हैं ये सारी किताबें अब्बासी दौर में लिखी गई। ठीक है। और अब्बासी दौर में ही जो है वो इनको मुदव्वन करने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब्बासी दौर जो है, अब्बासी दौर तो 1.5-2 सदियों के बाद देखें, 450 ईस्वी से ज़माना जाहिलियत तो शुरू था, और अब्बासी दौर जो है उसके 300 साल बाद आ रहा है। ठीक है। बनु उमैया के 92 साल कहाँ गए, खुलफाए राशिदीन का ज़माना कहाँ गया, और इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़माना कहाँ गया, उससे पहले के 150-200 साल कहाँ गए, उसमें क्यों नहीं कुछ लिखा गया? अब्बासी दौर में लिखा गया, मतलब कि उससे ये सारा इल्म अब्बासी दौर में लिखा गया, तो वो तो हो सकता है कि अब्बासी दौर के अंदर वो चीज़ें जो हैं वो इस तरह लोगों ने अपने पास से घड़ी हों। जैसे कि बाज़ जदीद अरबी के जो नाकिदीन हैं उन्होंने ये सवालात उठाए हैं। अभी आप नस्र जदीद जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, अगला स्टेप हमारा जो है वो नस्र हदीस का है, उसमें आप ये पढ़ेंगे, एक बड़ा नाकिद पैदा हुआ है, उसका नाम है डॉक्टर ताहा हुसैन। वो आंखों का नबीना था और बिल्कुल अंधा था, मादरजात अंधा, और गरीब आदमी था, कहीं मिस्र के किसी दूर दराज देहात में पैदा हुआ, और फिर वो बला का ज़हीन था, और बचपन में उसने हिफ्ज़ कर लिया, कई किताबें उसको ज़ुबानी याद, जो चीज़ पढ़ता था याद हो जाती। फिर वो मिस्र आ गया, इधर काहिरा में आ गया, मेन जो उनका दारुल हुकूमत है मिस्र का। फिर उसने जो है ना वो जामिया अज़हर में दाखिला लिया, पढ़ता पढ़ता पीएचडी कर गया। फिर वहाँ से जो है उसका स्कॉलरशिप लगा और वो पहुँच गया फ्रांस, जामिया सोरबोन यूनिवर्सिटी। फिर वहाँ पर उसने फिर दूसरी पीएचडी की, डबल पीएचडी की, और फिर वो वापस आया। अब ज़ाहिर है उसकी नज़रियात पे मगरबी छाप लग गई, और आने के बाद जनाब उसने एक नज़रिया का पीएचडी का टॉपिक क्या था? उ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये इंटरव्यू में
मुझसे पूछा गया था। जी जी, उसने उसने पीएचडी की मुकदमा इब्ने खल्लिदून पे। मुकदमा इब्ने खुल्दून जो है, जिसको उसका असल नाम था खल्लिदूना, खल्लिदूना, उससे ये लफ्ज़ खुल्दून निकला है। ये लोग गलत पढ़ते हैं, ये खल्लिदून है। खल्ली का माना छोड़ दो, दूना यानी इसके अलावा इल्म को लो, बाकी सब छोड़ दो। ये इब्ने खल्लिदून है असल में ये लफ्ज़। तो इब्ने खल्लिदून जो है ना, उसने उसकी जो किताब है अल मुकदमा, ठीक है, उस मुकदमा का पूरा नाम है किताबुल इबर फी दीवानिल मुब्तदाई वल खबर। तो इस मुकदमा के ऊपर, मुकदमा जो है ना बेसिकली वो इल्म इमरानियात है, ठीक है ना जी, इमरानियात का इल्म है ये। यानी कि इसके अंदर जो है वो आपका जो यानी जितनी भी ये जो सोशियोलॉजी है, तो इल्म सोशियोलॉजी जो है, जो इस टाइम जो जदीद सोशियोलॉजी है, इमरानियात, यानी शहरों को आबाद कैसे करना है, और शहरों के अंदर निज़ाम कैसे होने चाहिए, जदीद कवानीन कैसे होने चाहिए, बल्दियात को कैसा होना चाहिए, और एक रिस्पेक्टेबल माशरा कैसे बनता है, और उस माशरे का लिटरेचर कैसा होता है, ये बड़ा वसी इल्म है जिसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं, इमरानिया। इस पर उसने किताब लिखी थी इब्ने खल्लिदून ने, और खल्लिदून की किताब का नाम था अल मुकदमा। तो जब फ्रांस ने हमला किया था ना मिस्र पे, ये अभी मैंने कल ही शायद आपको बात बताई भी थी कि असर हदीस जो शुरू होता है, वो शुरू होता है कि जब फ्रांस ने मिस्र पे हमला किया था। अब जाहिर है फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री था उस टाइम तक, तो फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने हमला किया, और ये हमला इन्होंने किया था उसमें अपना 1797 में, 1797 में उन्होंने हमला किया था, यानी कि 18वीं सदी का एंड हो रहा था। फिर उसके बाद 19वीं और 20वीं सदी जो थी ना, इस सदी में फिर मिस्री जो है ना, ये मिस्र डेवलप होना शुरू हुआ। अब वो ज़ाहिर है उन्होंने हमला किया, वो इधर आए। अब जब वो आए तो उन्होंने इधर आके थिएटर का आगाज़ किया। ये जो स्टेट ड्रामा आजकल हमारे यहाँ दम तोड़ रहा है, तो ये थिएटर दरअसल ज़ाहिर है मगरबी इस्तिलाह थी। मगरब में थिएटर लगते थे, उस पर वो लोग ड्रामे करते थे। अब उन्होंने इधर एक थिएटर लगाया, तो अरबों के लिए नई चीज़ थी। अरब कहते हैं ये क्या है, ये किस तरह मतलब ये लोग करते हैं, तो उस पर वो छोटे छोटे ड्रामे प्रेजेंट करते थे। तो फिर अरबी अदीबों को भी ख्याल आया यार हमें भी थिएटर करना चाहिए, तो थिएटर शुरू हो गया। फिर उन्होंने फिल्म शुरू की, फिल्म बना, उस ज़माने के अंदर उन्होंने फिल्म भी नहीं, लाइव फिल्म चलाते थे। उन्होंने फिल्म शुरू की, तो अरबों को ख्याल है, अरबों ने भी फिल्म शुरू कर ली। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने ना ये जो ऑफसेट प्रिंटिंग तरीका इतबात होता है, ये जो पुराने ज़माने का वो जो मशीनों वाला जो बटन दबाते थे, और वो उस पर मैंने भी किसी ज़माने में टाइपिंग की है, वो मशीनें लाए थे, टाइपराइटर साथ लाए थे। उन्होंने ऑफसेट तरीका इतबात से मतबा लगाया। अब वो अपना मतबा ले गए, जब वो वापस गए ना, तो इनको ये टेक्निक आ गई। फिर इन्होंने मतबे लगाना शुरू, मतबा बोलाक, मतबा बोलान, मतबा अहलिया, मतबा और राकिया, इन्होंने बड़े बड़े मतबे। फिर सबसे पहले कुरान भी इन्होंने छापा उस पे। उससे पहले हमारे उलमा इसको जायज़ नहीं समझते थे, इसको हराम कहते थे कि इस तरह कुरान की छपाई हराम है। हालांकि उन अरबों मगरबी लोगों ने तो बहुत पहले से ये ईजाद किया हुआ था, तो वो कहते थे नहीं हम नहीं छाप। ये फिर जब अरबों ने सीख लिया ये टेक्निक चीज़ें, तो फिर मिस्रियों ने छापा, तो फिर मुसलमानों ने काबिल कबूल कहा कि चलो ये अब हमारे मुसलमानों ने छापा है तो अब ठीक। तो यानी कि मिस्र सबसे पहले जदीद अरबी में ना मिस्र तरक्की कर गया, क्योंकि मिस्र के पास सारा जदीद लिटरेचर, फिर ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये ली इन्होंने। इसी तरीके से फिर शेक्सपियर और इन लोगों की जो इंग्लिश की जो लिटरेचर था, उस सारे को इन्होंने अरबी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। फिर इसी तरीके से फ़न सहाफ़त से ये लोग वाकफ़ हो गए। अब ज़ाहिर है जो फ़न सहाफ़त है वो बड़ा वसी मज़मून है, तो लिहाजा जो मिस्री थे ये सबसे पहले सहाफ़त से वाकिफ़ हुए, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रांस यहाँ से होके गया था। अब फिर आपको पता होता है कि जब भी कोई गालिब मुल्क मगलूब पे हुकूमत करता है ना, तो फिर वो करता क्या है कि वो वहाँ पे स्कॉलरशिप देता है ताकि उन लोगों की जहनीत चेंज की जाए। अब जैसे आप देखें कि हमारे ऊपर जो है ना वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद से लेके 1947 तक तकरीबन 94 ईयर्स बनते हैं जो कि हमारे ऊपर इंग्लिस्तान की हुकूमत रही है। मलका बरतानिया बरह रास्त हमारे पे उन्होंने हुकूमत की है। अगरचे वो आए तो 16वीं सदी में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर का चूंकि मजबूत दौर था, ठीक है ना, और आ तो वो गए थे। यानी आप ये देखें कि हुमायूं आया है ना, अपना 1526 में आखिरी हमला पानीपत की जंग हुई जब, और उसके बाद जो है वो बड़े इसमें हमारी जो है वो मुगलिया दौरे हुकूमत आया, ठीक है ना। तो ये हमें बरसगीर के अदवार याद होने चाहिए अगर आप लोग पीपीएससी और इन में टॉप करना चाहते हैं, अच्छे लेना चाहते हैं। अब ये मेरे पास कोई किताब नहीं, ये नॉलेज जो वो है जो सिर्फ मैं अपने उस पर आपको बता रहा हूँ चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब यहाँ बर्रे सगीर में जो इस्लामी दौरे हुकूमत शुरू हुए हैं वो बनु उमैया के ज़माने में शुरू हुए। बनु उमैया के ज़माने के अंदर जो है वो जब हज्जाज इराक का गवर्नर था,
तो हिजाज को एक लेटर लिखा था। दीबल उस वक्त होती थी हमारी बंदरगाह। ये दीबल जो है ना, ये कराची नहीं है। जो लोग कहते हैं ना दीबल कराची है, दीबल कराची बंदरगाह नहीं है। ये साइड बनती है अपना सिंध के अंदरूने सिंध की साइड बनती है, ये कराची नहीं बनती। तो ये पहले एक बंदरगाह होती थी जहां जहाज लंगर अंदाज होती, यहाँ से लेटर लिखा था। और ये राजा दायर का दौरे की हुकूमत आती थी। ये मुल्तान में राजा दायर बैठता था, और ये अंदरूने सिंध उमरकोट और ये शहदाद कोट और ये सारा इलाका जो है ना, ये उसका था, दरिया सिंध के साथ साथ ये सारी राजा दायर की हुकूमत थी। तो यहाँ से एक ख़त गया था, उस पर उसने मोहम्मद बिन कासिम जो उसका दामाद था, ये कबीला बनु सकीफ़ है। ये वो कबीला है जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को जो है ना वो लौलान किया था जब हुजूर गए थे ना ताइफ। तो इस कबीले ने पत्थर मारे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें दुआ दी थी। तो ये ताइफ में ये कबीला आबाद था। ये बनु सकीफ़ बड़े सख्त लोग हैं, बड़े सख्त किस्म के, आज भी ये बड़े सख्त हैं। तो हज्जाज जो है उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। तो मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने यहाँ आपको पता है सारा, वो आप किताबों में भी पढ़ा है आपने। तो राजा दाहिर को उसने कत्ल कर दिया, और फिर उसके बाद मुल्तान तक मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 712 ईस्वी की, यानी 92 हिजरी की बात कर रहा हूँ। पहली सदी में ही मुसलमान आ गए थे बर्रे सगीर। उसके बाद मुल्तान तक तो हुकूमत थी। फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नर लगाने शुरू कर दिए। बनु उमैया दौर में गवर्नर आए, एक गवर्नर आया, दूसरा आया। तो बहरहाल गवर्नर होते थे वो बस अपनी याशी व्याशी करते थे, और बस कोई ख़ास वो नहीं थी, आगे इस्लाम नहीं फैला। और बस सूफिया कराम आए मुख्तलिफ इलाकों से, उन्होंने जो इस्लाम फैलाना वो उनके सिलसिले से तो फैला, लेकिन इधर से हुकूमती सतह पे काम नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि जब अब्बासी दौरे हुकूमत कायम हुआ ना, तो अब्बासियों के दौर में अफगानिस्तान के इलाके से जो है ना वो बादशाह आना शुरू हो गए। चुनाचे ये जो रास्ता है पेशावर और ये वाला बन्नू वाला जो रास्ता है, ये मियाँ वाली से आगे ये आप दरिया सिंध क्रॉस करें, तो ये जो रास्ता जाता है ना सीधा इस रास्ते से जो है ना वो बादशाह आए। चुनाचे सुल्तान महमूद गजनवी आया। गजनी दौरे हुकूमत जब वहाँ कायम हुआ 10वीं सदी ईस्वी में, यहाँ सुल्तान आ गया। यानी 300 साल दरमियान में गवर्नर चलते रहे, बस हाँ, एक हल्का फुल्का सिलसिला था। ये इस सिंध वाली साइड पे, सिंध में रही शुरू से इस्लामी हुकूमत, और कहीं पे भी नहीं थे। यहाँ पे सारे हिंदू राजे महाराजे थे। और तो यहाँ से फिर सुल्तान महमूद गजनवी आया सबसे पहले, 10वीं सदी ईस्वी है। सुल्तान आया, सुल्तान ने एक हमला किया, दूसरा किया, तीसरा, आता रहा, मुख्तलिफ आता रहा। वो इसको हिंदू जो है वो जंगजू शुमार करते हैं, हम उसको इस्लामी, जो भी मतलब हो बाहर का है। तो ज़ाहिर था तो मुसलमान, ठीक है, अगर आप उसे जंगजू भी कहें या जो भी कहें, नाम दो भी दे दें। अच्छा, सुल्तान महमूद गजनवी आया। फिर उसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी आया, ठीक है जी। तो फिर 11वीं सदी ईस्वी में गौरी आ गया। अब गौरी का जो है ना एक ग़ुलाम था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो गौरी जब वापस जा रहा था, तो ये जीटी रोड से गया ना, लाहौर से जब वो निकला, तो ये गखड़ मंडी आती है। तो गखड़ में ये जो गखड़ फैमिली थी ना, ये बहुत कदीम किस्म के हिंदू थे, बड़े बड़े सख्त थे। इन्होंने बड़े बड़े किले बनाए थे। तो गखड़ में उसको जहर दे दिया। अब वो जब आगे बढ़ा, और ये जो गखड़ उसने क्रॉस किया, तो गुजरांवाला से वो थोड़ा सा आगे, और वजीराबाद से, यहाँ उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो जो उसका गुलाम था ना गयासुद्दीन बलबन, वो उसने बैक किया, फौज ली और वो बैक मार गया। अब वो गया तो उसने जाके दिल्ली पे कब्जा कर लिया। वहाँ उसने हुकूमत बनाई जिसको हम ख़ानदान गुलामा की हुकूमत कहते हैं। ख़ानदान गुलामा का जो बानी था ना वो गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन ने 12वीं सदी ईस्वी में पहली बराह रास्त हुकूमत, उससे पहले डायरेक्ट हुकूमत कोई नहीं थी, कोई नाम आपको नहीं मिलेगा। ये जो दिल्ली हुकूमत का जो टाइटल दिया ना, ये सबसे पहले इसने दिया है, जो गयासुद्दीन बलबन है। अच्छा, ख़ानदान गुलामा हो गई। फिर उसके बाद ख़ानदान गुलामा से बाद इसकी बलबन की बेटी थी, आपने वो पढ़ा होगा सारा वाक़या। रज़िया सुल्ताना आई और उसने बड़ी हुकूमत जमाई, फिर लेकिन उसके भाई ने गद्दारी की। फिर वो तुगलक ख़ानदान में शिफ्ट हुई। तो फिर ख़ानदान तुगलक, ख़ानदान लोदी, ख़ानदान सैयद, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान, ये सारे ख़ानदान जो है ना पै दर पे हुकूमतों में आते रहे। ये पहली दौरे हुकूमतें, इनको कहते हैं दिल्ली हुकूमत। इसको पूरी बर्रे सगीर की हुकूमतें नहीं कहते। ये दिल्ली हुकूमत का मरकज़ है कि मरकज़ इनका दिल्ली होता था, और जितने शहर इनके मैक्सिमम कंट्रोल कर सकते थे वो ये लोग करते थे अपने अपने हिसाब में। ये छोटी हुकूमतें थी। अच्छा, नंबर 1 ख़ानदान, सबसे पहले ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान तुगलक, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान लोदी, ख़ानदान सैयद। ये 5 ख़ानदान हुए पैदर पे जिन्होंने हुकूमतें की हैं। ये जो 13वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक के जो 200 साल है, ये 5 ख़ानदानों की छोटी छोटी हुकूमतें हुई, इस्लामी हुकूमतें। फिर उसके बाद आए हैं मुग़ल। 1526 में जो पानीपत की जंग हुई है, उसके बाद से फिर यहाँ पर मुग़लों ने अपने कदम जमाए हैं, ठीक है ना जी। ज़हीरुद्दीन बाबर आपने सुना है कि इंतहाई नौजवानी की उम्र से वो यहाँ आया। उसने पहले एक बड़ी जंग लड़ी पानीपत में, और उसके बाद वो यहाँ पक्का हो गया।
अब वो ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद फिर उसका बेटा आ गया, हुमायूं आया। फिर हुमायूं के बाद जो है वो हुमायूं, बाज़ मौरख़ीन कहते हैं हुमायूं के दौर में अंग्रेज़ आ गए थे, क्योंकि 16वीं सदी में वहाँ 1605 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी है, तो अंग्रेज़ आना शुरू हो गए थे। लेकिन बाज़ कहते हैं कि नहीं, अकबर के ज़माने, उसके बाद फिर उसका बेटा अकबर आया। फिर जलालुद्दीन अकबर के बाद उसका फिर बेटा था सलीम, फिर सलीम का बेटा था शाहजहां, फिर शाहजहां का बेटा था औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब एक अच्छा बादशाह था 17वीं सदी ईस्वी में। अगर सिख उस वक्त सर ना उठाते और उसका बरह रास्त टक्कर ना लेते और उसको अपना बेटा गद्दारी ना करता, औरंगज़ेब आलमगीर का बेटा, जिसकी कब्र अभी बादशाही मस्जिद में कभी आप गए हों तो जहाँ रंजीत सिंह का मुजस्मा लगा है उसके पास उसके बेटे की कब्र है औरंगज़ेब आलमगीर के, वो अगर गद्दारी ना करता और वो सिखों का साथ ना देता तो औरंगज़ेब जो है ना वो एक अच्छा हुक्मरान साबित हुआ था। तो औरंगज़ेब आलमगीर था, और फिर उसके बाद जो है वो औरंगज़ेब के बाद फिर उसका बेटा आया। फिर उसके बाद जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, अंग्रेज़ों को सब बेच दिया। तो असल में तो मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने से ही अंग्रेज़ रूलिंग में आ चुके थे, और सिर्फ उनका चेहरा नहीं था, बाकी सब वही कर रहे थे। रंगीले के बारे में आता है कि वो नंगा आ जाता होता था बादशाह दरबार में, शराब में धुत रहता था, और इवन के वो बादशाह दरबार में पेशाब कर देता। इस कदर उसके बुरे हालात थे। और उसको मोहम्मद शाह, कली शाह, और टाइटल उसका रंगीला था, और बिल्कुल अजीब और बड़ा, यानी कि उसने बिल्कुल तबाह कर दिया था, यानी इसको मुगलिया सल्तनत को। फिर उसके बाद क्या होना था, बचे ही कुछ नहीं था। बहादुर शाह जफर पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी बहादुर शाह जफर ऐसा था वैसा था, और भाई रंगीला तो सब तबाह कर गया था। उसके बाद फिर बहादुर शाह जफर आया, और फिर उसकी सल्तनत सिर्फ दिल्ली शहर तक महदूद थी, और फिर उसको दिल्ली से उठा के जजीरा और उधर रंगून में कैद कर दिया। और फिर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। 1857 में फिर अंग्रेज़ जो है वो वाजे हो गए। तो जो भी मुल्क हुकूमत करता है ना, ये याद है कि वो क्या करता है कि वो स्कॉलरशिप निकालता है, ठीक है। स्कॉलरशिप का मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि जो क्रीम होती है ना उस मुल्क की या उस कौम की, उनको अपनी जहनीत और अपना कल्चर दे दिया जाए, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारी हुकूमत चलती रहे। अब आप देखें बरसगीर में क्या हुआ। बरसगीर के अंदर जितने यहाँ बड़े राजे महाराजे थे, उनको उन्होंने ज़मीनें दी, उनको टाइटल्स दिए, किसी को सर का खिताब दिया, और किसी को क्या खिताब दिया, किसी को क्या, बड़े बड़े उनको, किसी को नवाब का। अब जैसे ये नवाब ऑफ काला बाग है, यहीं मियाँ वाली से काला बाग में अगर आप जाएं तो अगले दिन गए थे, तो अब वो बोर्ड बंगला अभी तक उनकी जो है ना जी तकब्बुर की अलामत है। क्या है, टाइटल कहाँ से आए, गोरों ने दिए, ठीक है जी, ज़मीनें दी जो उनके साथ मुखलिस चले। फिर उनकी औलादों को उन्होंने बाहर भेजा। बहुत से लोग जो काबिल दिमाग थे वो बाहर जाते थे। अब कुछ तो ऐसे थे, मैक्सिमम ऐसे थे जो उनकी जहनीत को कबूल करके वापस आते थे, और कुछ ऐसे थे जो वहां जाते थे तो उसके बाद वो अपने मुल्क के बारे में और ज्यादा मुतफक्कर होते थे, जैसे कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम भी बेसिकली तो जनाब पूजा का बेटा था, बड़ा मालदार आदमी था ना, इसका बाप बहुत मालदार, जो है इनके वालिद जो थे वो बहुत मालदार आदमी थे। कराची में उनके कपड़े के कारोबार थे, आज से 2 सदियां पहले। उस जमाने के अंदर उन लोगों के पास गाड़ियां थी, तो कोई आम लोग तो वो थे नहीं। अब अंग्रेज ने उनको, वो स्कॉलरशिप पे गए बाहर पढ़ने, उन्होंने बाहर से जाके जो है वो लॉ किया। अच्छा आप देखें अलामा मोहम्मद इकबाल जी के हम इनको पढ़ते हैं, वो पीएचडी करने बाहर चले गए, उन्होंने जाके लंदन से पीएचडी की। अब जितने भी बड़े दिमाग लोग थे, इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, और जितने आप तहरीक आज़ादी के जो बड़े बड़े नाम आपके सामने हैं, ये वो लोग हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं सारे। इनमें से अक्सर वो हैं जिनको जिनको इन्होंने यो अंग्रेज़ों ने बाहर भेजा हुआ है। सर सैयद अहमद ख़ान को देख लें, सर सैयद अहमद ख़ान को नहीं उन्होंने बाहर, नवाब अमीर अली को देख लें। अब लेकिन अक्सर लोग क्या हुआ, अक्सर लोग जो आए उन्होंने आके अपनी औलादों को सियासत में डाला, अय्याशियाँ की, अपनी हुकूमतें, अपनी ज़मीनें बनाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपने जो है ना, जिन्होंने अपने आप को मुल्क कौम के लिए वक्फ कर दिया। उनमें से चंद नाम हमारे सामने हैं, जैसे कि मोहम्मद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, इस तरह नवाब अमीर अली हैं। सर सैयद ने इस तहरीक को पीछे शुरू किया, अगरचे उनके भी अकायद और चीज़ों में बहुत सी जगह पे कजी मौजूद है। ये नहीं है कि उनकी कजी, जो बाज़ उलमा जो कहते हैं वो कहते हैं वो चीज़ें हैं उनकी, लेकिन वो मुखलिस थे, कौम के साथ मुखलिस थे, उन्होंने काम किया है। अच्छा इसी तरह यही सेम मिस्र में हुआ है, यही सेम मिस्र में हुआ। अब मिस्र में जब फ्रांस की हुकूमत आई तो उन्होंने भी सेम इसी तरीके से लोगों को जो है वो उठा के जो है ना बाहर भेजना, फ्रांस भेजना शुरू किया। पीएचडी फ्रांस से करवाई, तो ताहा हुसैन ने बाहर से पीएचडी की। अब जब वापस आया, नबीना था वहाँ से, उसने शादी भी की है गोरी से। अब उसके बाद आकर उसको मुल्क का वजीर तालीम लगाया गया। देखें एक नाबीना बच्चा, गरीब बच्चा, कुछ नहीं है, और वो मुल्क का वजीर तालीम भी बना।
तो उसने एक नज़रिया शक रखा, उसने कहा जी कि जितना जायली शायरी है, जितनी जायली लिटरेचर है, वो सारा गढ़ा हुआ है, बाद में अब्बासी दौर में गढ़ा गया है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, जायली लिटरेचर मौजूद था, जायली लिटरेचर की हकीकत और असल मौजूद है। अब ये जो किताबें हैं ना, ये जो अभी मसलन अभी हम अबू उस्मान अमर बिन बहर के मुतल्लिक पढ़ेंगे, अदबुल अल बयान व तबयीन, कामिल, अबू अली अल काली की अमाली, या शेर व शुअरा है इब्न कुतैबा की, या और जितनी किताबें हम पढ़ेंगे ना, ये सारी वो किताबें हैं जिनमें ये लिटरेचर आया है। ठीक है, ये लिटरेचर आया, उससे पहले सीना दर सीना मौजूद था, एक बात, मुख्तलिफ जो है कतबों पे लिखा हुआ था, पत्थरों पर लिखा हुआ था, खजूर की छाल पे लिखा हुआ था, और मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद था। अब ये जो लोग थे, इन लोगों ने अपने आप को इसके लिए वक़्फ़ किया, चुनाचे ये शहरों शहरों फिरे, गलियों गलियों फिरे, देहातों के देहातों में गए, अरबों के कदीम कदीम बाबों के पास गए, उनसे जाकर मिले, उनसे उन्होंने ये चीज़ें ले ली और इन्होंने इनको जमा करना शुरू किया, और जमा करके अब्बासी दौर के अंदर इन्होंने बड़े बड़े अरबी के मौसूआत तैयार किए और लिटरेचर की बड़ी बड़ी चीज़ें तैयार की। अब आपको समझ आई होगी कि लिटरेचर कैसे इकट्ठा हुआ, और फिर अब्बासी दौर में उन्होंने कहा कि ये वो लिटरेचर है। तो लिहाजा हमने दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक तो हम वो नसर पढ़ेंगे जो एक्चुअल नसर है, और एक हम वो किताबें और वो सोर्सेज पढ़ेंगे और उन शख्सियात को पढ़ेंगे कि जो जिन्होंने उस नसर को इकट्ठा करने में और उसको अपनी बुक्स में लेने के लिए जिन्होंने मुशक्क़तें उठाई हैं। तो ये दो तरह की चीज़ें जो है ना पैरेलल चलती हैं। तो बहरकैफ मुझे उम्मीद है कि मेरा जो आज का लेक्चर है इस हवाले से वो इंतहाई आप लोगों के लिए मुफीद हुआ होगा यकीनन। और मैंने बड़े जो है ना उसके बाद आपको मैंने ये सारे आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश की है, और पेपर्स में जो जो जहाँ जहाँ मकामात हैं वो तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर अगर बच्चे के हैं तो फिर उसके लिए अपने पास से भी कुछ चीज़ें लिखना मुश्किल नहीं है, वो लिख सकते हैं। बाकी ये तारीफ़ात इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवालात पूछे हैं जी कि इसमें अब्दुल हमीद अल कातिब उमवी दौर का था। जी बिल्कुल, ये दो शख्सियात हैं, एक का नाम है अब्दुल हमीद और एक का नाम है इब्नुल हमीद। ये इब्नुल हमीद अब्दुल हमीद का शागिर्द है। चुनाचे क्योंकि ये जो रसाइल है, फ़न रसाइल, ये इसका जो बाकायदा आगाज़ है वो अब्दुल हमीद कातिब ने किया, यानी जो क्लासिकल लेटर है ना, यानी लेटर तो था, मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि हुज़ूर इस्लाम के ज़माने से लेटर तो था, लेकिन जो बाकायदा तौर पर जो प्रॉपर यानी शेप के साथ लिखे जाने वाले लेटर्स हैं, वो उसका आगाज़ अब्दुल हमीद कातिब ने किया था, और ये अब्बासियों के अमवियों के आखिरी दौर में था। ये मरवान बिन मोहम्मद के साथ था। इसको मरवान ने कहा था एंड पे तू भाग जा, तू भाग जा। उसने कहा नहीं, मैं आपसे दोस्ती की है, मैं भागूंगा नहीं। तो चुनाचे अब्दुल हमीद अल कातिब को बनु अब्बास के जो है ना वो शाह सवारों ने कत्ल कर दिया था। ठीक है, और इब्नुल अमीद इसका स्टूडेंट था, वो अब्बासी दौर में हुआ। चुनाचे फिर इब्नुल अमीद ने जो है ना फ़न रसाइल को उठाया बाद में, इब्नुल अमीद ने फिर उस फ़न को आगे लेके चला। तो अब्दुल हमीद कातिब उमवी दौर के आखिर में हुआ है। और बिल्कुल उसूल हदीस, उसूल हदीस, इल्म हदीस, इसी तरीके से इल्म उसूल फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है ये अब्बासी दौर में हुए हैं। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। उस्मानी बुनियादी तौर पर मंगोल थे। जी बिल्कुल, उस्मानी बुनियादी तौर पर मंगोल थे। ये गौज़ कबाइल थे जो कि मशरक़ वुस्ता में आबाद थे और बिखरे हुए थे। और ये जो अनाज़ोलिया जो है, ये अभी तुर्की का ठंडा इलाका है जहाँ पे बर्फ़बारी भी रहती है। तो ये उस इलाके में ये इकट्ठे होना शुरू हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो है वो आगे से हुकूमत कायम की। अब्बासी दौर का अख्ताम जो हुआ है वो ईसवी लिहाज से 1258 ईस्वी बनती है, जब मंगोलों ने बगदाद पे हमला किया और बगदाद को तोड़ दिया। 1258 बनती है ईसवी लिहाज, और हिजरी लिहाज से 656 हिजरी बनती है। 656 हिजरी, कुल 524 साल हुकूमत बनती है उनकी। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।